हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में इनका क्वार्टरली रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ अगर इसके शेयर प्राइस को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 16-17% गिरा हुआ है, और अगर अपने टॉप से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 23-24% की गिरावट है। तो इतनी ज़्यादा गिरावट किस वजह से हो रही है? क्या ये बिज़नेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया है? तो यही सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड को अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्राफ्ट्समैन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसको देखने के लिए काफ़ी आसान तरीका है कि आप जो है एनुअलाइज्ड रिजल्ट को देखिए, पीएनएल को देखिए, जो कि पिछले 4-5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है बिजनेस का। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2017 से 2023 तक, तो ये लगातार अर्निंग ट्रेंड्स दिख रहा है ग्रोइंग होता हुआ। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। लेकिन अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए, दिसंबर 2022 में 750 करोड़ की रेवेन्यू, जो कि बढ़कर के 1130 करोड़ की अच्छी खासी ग्रोथ है। वहीं पे अगर दिसंबर 2022 में 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि 60% बढ़ गया, फिर 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कहीं से भी कोई डी ग्रोथ नहीं दिख रही है। इसके अलावा क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा डी ग्रोथ है, जो कि रेवेन्यू 1179 करोड़ था, वो घट करके 1130 करोड़ का है। उसी के अलावा अगर हम देखें कि सितंबर 2023 में जो 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो घट करके 81 करोड़ का है। लेकिन अगर ट्रेंड पास्ट में भी देखा जाए तो कुछ सिमिलर ही रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 यहाँ पर रेवेन्यू घटी हुई है, उसके अलावा नेट प्रॉफिट भी घटा हुआ है। तो क्योंकि कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं उनका, जैसे दिसंबर क्वार्टर कुछ का वीक होता है, कुछ का मार्च क्वार्टर काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये बिजनेस वाइज डिपेंड करता है कि अब जैसे कोई आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, तो उसका पता है बिजनेस दिसंबर में नहीं चलेगा, हो सकता है वो नुकसान रिपोर्ट करे, लेकिन उसका जून जुलाई वाला क्वार्टर काफ़ी अच्छा रिपोर्ट होगा। इसी तरह हर बिजनेस में कुछ सिक्लिटी या फिर सीजनलिटी होती है, जो कि हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शेयर गिर रहा है। इसको समझने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैनेजमेंट से पूछना चाहिए आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आने वाले 1-2 साल का आउटलुक कैसा हो सकता है, क्योंकि जो शेयर यहाँ से खरीदे होंगे वो इनका चला गया होगा ऊपर, वो तो प्रॉफिट कमा के शायद निकल भी गए होंगे। लेकिन अगर हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1-2 साल, आने वाले 1-2 साल 3 साल तक होल्ड करने का प्लान है, तो हमें पूछना चाहिए कि आने वाले 2-3 साल में बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि पैसा उसी के हिसाब से बनेगा। तो चलिए चलते हैं क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल से जो कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं एक एक डिस्कस करूंगा, सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप डिसाइड कर पाओ कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड में आखिर ऐसा क्या चल रहा है, रिजल्ट कैसा पास्ट का था, करंट टाइम में क्या सिनेरियो है, और शेयर प्राइस गिर क्यों रहा है। तो मैनेजमेंट ने मार्केट ओवरव्यू बताया कि ट्रैक्टर की जो मार्केट है वो डिक्लाइनिंग है, तो वो काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। उसके अलावा रेड सी कॉन्फ्लिक्ट्स को बताया कि जो स्वेज कैनाल पे है, जहाँ पे हुतीस जैसे कुछ लोगों ने वहाँ पे इंडिया के जो कंटेनर्स थे उसको जब्त कर लिया था। ये सब सारी चीज़ें आप लोग न्यूज़ अगर पढ़ते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगे, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा इनका इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट में उन्होंने कुछ चैलेंजेस अपने क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के स्टार्टिंग जो कमेंट्री होती है उसी में डिस्कस किया कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में है। उन्होंने बताया कि बहुत ही स्लोली जो हमें ऑर्डर मिल रहे हैं वहाँ से मटेरियल बहुत ही स्लोली पिकअप हो रहा है। इसके अलावा ये भी बताया कि जैसे कि कुछ 200 करोड़ रुपए के ऑर्डर थे, कस्टमर में की पास डिमांड नहीं थी, तो वहाँ हमारे यहाँ से ऑर्डर कैसे उठाएगा। तो 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर था, लेकिन माल सिर्फ 30 से 40 करोड़ रुपए का ही उठाया, क्योंकि कस्टमर के पास उसकी डिमांड नहीं थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, कहीं ना कहीं इनका जो है बिजनेस में डी ग्रोथ या फिर ग्रोथ स्लो हो रही है। इसके अलावा स्टोरेज डिवीज़न में बताया कि इनका जो टर्नओवर है थोड़ा सा मार्जिनल ग्रोथ हुआ है, 261 करोड़ करंट ईयर में है, जो कि पास्ट ईयर में 271 करोड़ का था, बल्कि ग्रोथ नहीं डी ग्रोथ हुई है। लास्ट ईयर 271 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इस बार 261 करोड़, ऑलमोस्ट 10 करोड़ कम ही रेवेन्यू आया, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा
टफ कंपटीशन है, इसकी वजह से बस टॉप लाइन को रिटेन करना ही बस समझिए कि किसी तरह से हमारी रेवेन्यू बची हुई है, वरना ये भी कम हो सकती थी। अब देखिए हर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कैसे पता लगेगी? तो अगर कोई दूसरी कंपनी उसी सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है तो उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें, ताकि क्लियर हो जाए कि वाकई में ये कंपनी के पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि ये ओवरऑल इंडस्ट्री में, जैसे कि इन्होंने कहा कि स्टोरेज डिवीज़न में इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसको मुझे कंफर्म करना है तो एक और कंपनी है, जो कि कंपनी का नाम है आइस मेक रेफ्रिजरेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूँ, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो कि मार्जिन 10 से 9-10% हुआ करता, वो घट करके 5% हो गया। मतलब कि ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, सिर्फ ये कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मैनेजमेंट बिल्कुल सही बता रही थी। तो ये चीज़ हमारी कंफर्मेशन हो जाती है कि मैनेजमेंट हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसके अलावा इनका प्लांट कंस्ट्रक्शन और कुछ एक्सपेंशन प्लान भी हो रही है। ये तो हमने सीखा कि क्या चैलेंजेस है, लेकिन इसके अलावा कंपनी कुछ एक्सपेंशन प्लान भी कर रही है। उन्होंने बताया कि हमने कुछ टाइमलाइन दिया है, FY26 की वो ऑन ट्रैक है। उसके अलावा और हम तीनों ही बिजनेस, इनके तीन बिजनेस हैं, कौन कौन से हैं चलिए हम एक बार थोड़ा इनके कंपनी की डिटेल्स में चले जाते हैं। इनके 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट है। सबसे पहला ऑटोमोटिव पावर ट्रेन है, दूसरा ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम है, और तीसरा जो है इनका इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट है। तो ये जो नया प्लांट बना रहे हैं, ये तीनों ही सेगमेंट को फुलफिल करने की जो भी रिक्वायरमेंट होगी ये इस प्लांट से करने वाले हैं। और ये नया प्लांट जो NCR रीजन में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो यहाँ पे बताया जो भी मेजर कस्टमर है विदिन 100 किलोमीटर है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को कम करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट और लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा बिजनेस आउटलुक देखना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम देख पाएँ कि करंट और फ्यूचर का क्या बिजनेस सिनेरियो हो सकता है। तो उन्होंने पावर ट्रेन बिजनेस, जो कि पहला वाला बिजनेस सेगमेंट है, जो पावर ट्रेन का ऑटोमोटिव पावर ट्रेन, जहाँ से 48% इनका रेवेन्यू आ रही है, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है FY25 तक। तो एक तो चीज़ क्लियर, जहाँ से इन कंपनी की आधी रेवेन्यू आ रही है वहाँ से ग्रोथ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि GDP हमारा 8% से ग्रो कर रहा है, तो एटलीस्ट नॉमिनल GDP हमारा 15-16% से कोई कंपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए। लेकिन जहाँ से कंपनी की आधी 50% रेवेन्यू आ रही है, वही सिर्फ लो सिंगल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ करे, तो मतलब बिजनेस में कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ क्लियर है। यही सारी कमेंट्री जब आती है मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं कि ये शेयर प्राइस जो अचानक से 24-25% का करेक्शन होता है, क्योंकि इन्वेस्टर समझ जाते हैं, अगर कोई कंपनी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है अच्छे से, आजकल हम सिर्फ लो सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की जब कमेंट्री आती है तो हमेशा प्रॉब्लम उससे ज़्यादा होती है। क्योंकि मैनेजमेंट का हमेशा क्या काम होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम न लगे, क्योंकि लोग शेयर बेचना शुरू कर देंगे और हमारा शेयर प्राइस गिरेगा। कोई भी नहीं चाहता कि हमारा शेयर प्राइस नीचे जाए। ठीक है, तो अगर कोई मैनेजमेंट कह रही है कि ग्रोथ हो रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इस तरह के वर्ड्स अगर आपके सामने आना शुरू हो जाए, तो मतलब अलर्ट होने का टाइम आ गया। इसके अलावा बताया कि कोई भी प्रोडक्शन लाइन में कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो ऑफ हाईवे बिजनेस है, यानी इनका जो मेन बिजनेस था वो मैंने बताया कि हाईवे या फिर ट्रैक्टर या फिर कॉमर्शियल व्हीकल वो सारे से आता था, लेकिन न्यू ऑफ हाईवे बिजनेस जो आने वाला है FY26 में आने वाला है, यानी FY25 में तो कोई रेवेन्यू के चांस नहीं है, जो कि FY26 में आएगा। जो मतलब कि 1 साल तो वेट करना है। तो अब तक जो भी मैंने बताया उससे आप समझ गए होंगे कि जब 1 साल वेट करना है तो 1 साल शेयर प्राइस तो परफॉर्म नहीं करेगा। जितने भी मार्केट में बड़े प्लेयर होते हैं वो शेयर यहाँ पे बेच के निकल जाते हैं। और इसको अगर हम चार्ट पे भी देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे बड़े लोग माल बेच करके निकल गए हैं, और अगर ये री इंटर करेंगे तो FY26 में इंटर करेंगे। और इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल आउटलुक देखा जाए तो यहाँ पे बताया कि वॉल्यूम में रिडक्शन का एक्सपेक्टेशन की जा रही है, खास करके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। इसके अलावा
स्टोरेज सॉल्यूशन चैलेंजेस में भी बताया कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू प्राइसिंग प्रेशर, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। तो इनके तीन तीन बिजनेस सेगमेंट है। एक पावर ट्रेन में बताया कि FY26 तक कोई खास रेवेन्यू नहीं आएगा। कमर्शियल व्हीकल में भी बताया कि वॉल्यूम रिडक्शन है। और स्टोरेज सॉल्यूशन जो कि इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट है, वहाँ से भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैं कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है और शायद बड़े प्लेयर किस तरह से अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब आपको जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है आप आगे और देखिए, फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लीजिए। मेरा बस काम है आप लोगों को रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन देना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं जो कि इसके बिजनेस में, जैसे कि स्टिकी ऑफ हाईवे बिजनेस है जो कि इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का है। तो उसमें बताया कि कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लगते हैं और वहाँ पे वैलिडेशन टेस्टिंग और ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट तो बहुत लगता है, लेकिन एक बार कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई कर दे तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़ा रह सकता है, वहाँ से रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। तो ये इस बिज़नेस की काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा एल्यूमिनियम बिजनेस में अगर बताएं तो इसमें बताया कि इन्होंने हाई टीन्स ग्रोथ इन FY25, इसमें अच्छी खासी मतलब 15 से 20% की ग्रोथ इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन अगेन दोस्तों यही है कि इसका बेस अभी काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर हम इनका बेस देखें कि FY24 या FY23 में इनका रेवेन्यू एल्यूमिनियम सेगमेंट से सिर्फ 30% का था। तो मतलब यहाँ से हाई डबल डिजिट ग्रोथ भी अगर देखने को मिलेगी, क्योंकि बेस लो है तो। लेकिन ओवरऑल पाई में कंट्रीब्यूशन काफ़ी लो होगा, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये एक ग्रोइंग सेगमेंट है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे इन्होंने बताया कि FY26 में जब इनकी न्यू फैसिलिटी आएगी तब यहाँ इस सेगमेंट से बेस भी बड़ा होगा, उसके बावजूद भी यहाँ पर 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है जो कि काफ़ी अच्छा और हेल्दी साइन है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग सेगमेंट, जैसे मैंने बताया कि उसमें जो स्टोरेज बनाते हैं, जैसा कि इनका काफ़ी स्मॉल बेस है फिर भी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 15% की ग्रोथ हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा स्टोरेज सॉल्यूशन की जो परफॉर्मेंस है, Q3 FY23 में 80 करोड़ की रेवेन्यू आई है, जो कि Q3 FY24 में 97 करोड़ की रेवेन्यू आई है। लेकिन अगर इनकी टोटल रेवेन्यू देखें तो काफ़ी, अगर देखें तो यहाँ पे 1100 करोड़ की रेवेन्यू में सिर्फ 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू, ऑलमोस्ट लेस देन 10% है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी बेस बहुत छोटा है। यहाँ पे 15% की ग्रोथ भी आएगी तो ओवरऑल कंपनी को ग्रोथ दिलाने में इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। तो दोस्तों अभी तक हमने यही समझा कि इनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन करेंट टाइम में इनका थोड़ा सा डी ग्रोथ आ रही है कुछ बिजनेस सेगमेंट में, या फिर ग्रोथ स्लो हो रही है। और जो मेजर जो इनकी ग्रोथ आने वाली है FY26 के बाद आने वाली है, और जो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में उसका मतलब वैल्यू काफ़ी कम है जो कि 30 या 35% है। उसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ ले लाने में कंपनी की शायद सिंगल डिजिट ग्रोथ हो, इसी वजह से शायद बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे शेयर सेल कर रहे हैं और आने वाले 1-2 साल तक थोड़ा सा इसमें मामला हल्का रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और जो भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी मैं आप लोगों को दी। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।